गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि में। आज है तारीख 13 जुलाई 2026 और आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे करंट अफेयर के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जापानी माचा चाय का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, जान लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पहले राज्य की अगर बात की जाए तो जुलाई 2026 में असम भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने व्यावसायिक रूप से जापानी शैली की माचा चाय का उत्पादन और बिक्री शुरू की है। ठीक है, अगर इसके स्थान की अगर बात की जाए तो इसका उत्पादन अपर असम के तिनसुकिया जिले में स्थित छोटा टिंगरिया चाय बागान में जो है किया जा रहा है। ठीक है, तकनीकी अगर बात की जाए तो इसे जापानी विशेषज्ञों की मदद से पूरी तरीके से स्वचालित जापानी प्लांट में जो है तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा प्रश्न था, निम्न में से कौन जापानी माचा चाय का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने टाइप एक्स नामक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ज्वेल ओरम। ठीक है, जान लेते हैं है क्या। ठीक है, तो लॉन्चकर्ता की अगर बात की जाए तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री ज्वेल ओरम ने 7 जुलाई 2026 को इस प्लेटफॉर्म को जो है लॉन्च किया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? टाइप एक्स भारत का पहला डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो जनजातीय कला, संस्कृत भाषाओं और उनके पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। ठीक है, विशेषता क्या है? इस पर वर्तमान में जनजातीय कला और शिल्प से जुड़े कई मुक्त सर्टिफिकेट कोर्स, यूजीसी से मान्यता प्राप्त पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो है उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा टाइप एक्स नामक जो है डिजिटल लर्निंग बोर्ड को जो किसने लॉन्च किया है? तो ये जो है जनजातीय मंत्री ज्वेल ओरम ने जिसको लॉन्च किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, जान लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। स्थान की अगर बात की जाए, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 11 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के हाईटेक लाइब्रेरी का जो उद्घाटन किया हुआ है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या रहेगा? युवाओं में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना और ज्ञान को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के लिए इसकी जो शुरुआत की गई। ठीक है, डिजिटल सुविधाओं की अगर बात की जाए तो इस लाइब्रेरी में 32,000 से अधिक भौतिक पुस्तकें और ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के हिसाब से जो है 1 करोड़ ई बुक्स की डिजिटल पहुंच जो है इसमें उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, विशेष तकनीकी क्या है इस लाइब्रेरी की? तो यह लाइब्रेरी पूरी तरीके से वाईफाई चेहरे की पहचान आधारित सदस्यता और RFID बुक मैनेजमेंट सिस्टम से जो है लैस है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने किस स्थान पर जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस स्थान पर मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन का जो उद्घाटन किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बिश्केक। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं पर चर्चा करते हैं। इसे स्थान की अगर बात की जाए, जुलाई 2026 में किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में ठीक है अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र में जिसका उद्घाटन किया गया। साझा प्रयास की अगर बात की जाए तो यह केंद्र नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन और किर्गिस्तान की मानस नेशनल एकेडमी संयुक्त सहयोग से इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, अब इसके स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य भारत के महाकाव्य महाभारत और किर्गिस्तान के राष्ट्रीय महाकाव्य मानस की तुलनात्मक अध्ययन करना और दोनों देशों के बीच जो है सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना इसका मेन उद्देश्य रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा निम्न में से हमारा प्रश्न था, निम्न में से किस स्थान पर मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन का उद्घाटन किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बिश्केक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस स्थान पर एरो इंडिया 2027 एशिया के सबसे बड़े एयर शो का 16वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, तो जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2027 कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित ये हल्का वायुसेना स्टेशन पर जो आयोजित किया जा रहा है।
संस्करण की अगर बात की जाए तो यह द्विवार्षिक संस्करण जो है का जो 16वां संस्करण है, जो 8 से 12 फरवरी 2027 में जो है आयोजित किया जाएगा। ठीक है। आयोजक की अगर बात की जाए तो रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसके लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। ठीक है। और इसका जो पहला जो संस्करण जो है एसो 1996 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। तो हमारा प्रश्न था, निम्न में से किस स्थान पर एरो इंडिया 2027 नामक एशिया का सबसे बड़े एयर शो का जो 16वां संस्करण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बेंगलुरु में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय वायुसेना को वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरफोर्स एयरक्राफ्ट की 2026 की ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। वैश्विक रैंकिंग की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ द मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की 2026 रैंकिंग में देशों के आधार पर भारतीय वायुसेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जो है सेना बन गई है। शीर्ष की अगर बात की जाए तो पहले पे अमेरिका, दूसरे पे जो है रूस है। ठीक है, भारत जो है चाइना से आगे निकल चुका है। ठीक है, भारत ने इस सूचकांक में चीन की वायुसेना को पीछे छोड़ते हुए अपनी ताकत बनाए रखी हुई है। यह मूल्यांकन केवल विमानों की संख्या पर नहीं बल्कि बेड़े की गुणवत्ता, आधुनिकीकरण और लॉजिस्टिक क्षमताओं पर जो है आधारित है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा प्रश्न था, भारतीय वायुसेना को वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ द मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की 2026 की ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में कौन सा स्थान दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, पहला स्थान किसका है? पहला स्थान अमेरिका का, दूसरा रूस का, तीसरा हमारे प्यारे भारत देश का और चौथे पर चाइना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने बागवानी में शानदार प्रदर्शन करते हुए एग्रीकल्चर लीडरशिप का अवार्ड जीता हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर अगर चर्चा करते हैं, राष्ट्रीय सम्मान की अगर बात की जाए तो नई दिल्ली में आयोजित 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 में जो है गुजरात को बागवानी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, पुरस्कार प्रदाता की अगर बात की जाए तो यह पुरस्कार केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा गुजरात के कृषि मंत्री जीतू बघाड़ी को जो है प्रदान किया गया है। ठीक है, सफलता का कारण क्या है? तो राज्य में बागवानी फसलों के उत्पादन में तकनीकी नवाचार, ड्रिप सिंचाई पद्धतियों और प्रगतिशील कृषि नीतियों के सफल क्रियान्वयन के चलते हुए यह पुरस्कार जो है दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा प्रश्न था, निम्न में से किस स्थान पर बागवानी में शानदार प्रदर्शन के लिए ठीक है किस राज्य को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है या जीता है? तो ये जीता है गुजरात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एस जानकी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा गायिका। ठीक है, जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा। परिचय की अगर बात की जाए इनकी तो एस जानकी भारत की प्रसिद्ध और दिग्गज पार्श्व गायिका थी। ठीक है, जिन्हें प्यार से जानकी अम्मा और दक्षिण भारतीय कोकिला कहा जाता था। ठीक है, इनके महान कैरियर की अगर बात की जाए, इन्होंने 6 दशकों से अधिक लंबे समय में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी से 20 से अधिक भाषाओं में जो है 4800 से अधिक गाने जो है रिकॉर्ड किए हैं। सम्मान की अगर बात की जाए तो 4 बार इनको जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और विभिन्न राज्यों में जो है अन्य अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ठीक है, जुलाई 2026 में 88 वर्ष की आयु में जो इनका निधन हो गया है। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की अगर बात की जाए तो इन्होंने ये पुरस्कार 4 बार दिया है, मिला है 97, 1980, 84 और 92 में। राज्य पुरस्कार इनको 33 बार मिला हुआ है। कहाँ कहाँ से मिला है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। ठीक है, कई अन्य राज्यों से इनको जो है 33 बार ये जो है बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला हुआ है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको 1997 में मिला था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कि इनके अवार्ड जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जिसमें ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हमारा प्रश्न था कि एस जानकी का 88 वर्ष की आयु में निधन होगा, वे कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा गायिका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसे सम्मान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, जान लेते हैं कि इनके इंपॉर्टेंट बिंदुओं के बारे में। गो टू लीगल एक्सपर्ट की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की सेना निवृत्त जो है जस्टिस
रंजना प्रसाद देसाई को भारत का सम्मान नागरिक संहिता का खाका तैयार करने के लिए सबसे प्रमुख विशेषज्ञ जो है माना जाता है। ठीक है, उत्तराखंड से शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले उत्तराखंड में सम्मान नागरिकता संहिता जिसे बोलते हैं यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किया था, जिसे देश में पहली बार कानून के रूप में जो है लागू किया गया था। ठीक है, अगर विभिन्न राज्यों के नेतृत्व की बात की जाए तो हाल ही में जुलाई 2026 में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल सरकारों द्वारा अपने राज्यों में यूसीसी विधेयकों के मसौदे की जांच और उन्हें तैयार करने के लिए उस उच्च स्तरीय ठीक समितियों का अध्यक्ष भी इन्हीं को जो है नियुक्त किया गया। इससे पहले जो है भारतीय परिसमन आयोग की ये अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुकी है। तो याद रखिएगा, हमारा प्रश्न था निम्न में से किसे समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये चुना गया है रंजना प्रकाश देसाई जी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस मनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा 14 जुलाई। उद्देश्य क्या रहता है? तो महासागरीय परिस्थिति तंत्र में सार्क मछलियों के महत्व को रेखांकित करने और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 14 जुलाई को जो अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर संकट की बात की जाए तो वैश्विक स्तर पर अत्यधिक मछली पकड़ने और सार्क के पंखों के अवैध व्यापार के कारण सार्क की लगभग 1/3 जो प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इनको बचाने के लिए हर साल जो है पूरे विश्व स्तर पर 14 जुलाई को ये अंतर्राष्ट्रीय सार्क दिवस मनाया जाता है। ठीक है, महत्व क्या है? सार्क समुद्र में शीर्ष शिकारी की भूमिका निभाती है, जिससे जो है समुद्र में संतुलन बना रहता है। ठीक है, तो पहली बार इसको 2005 में सेलिब्रेट किया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो हमारा प्रश्न था कि निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 जुलाई को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने किस देश के साथ वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करने का लक्ष्य रखा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जाने थे इसके बारे में था लक्ष्य क्या रखा था। मई 2026 में भारत और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ये दोनों देशों के बीच में जो सहयोग बढ़ाने और वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करने का महत्वाकांक्षी जो लक्ष्य तय किया है। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र की बात है दोनों देश मुख्य रूप से हरित रणनीतिक साझेदारी, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, जलवायु और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में जो है मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा प्रश्न था भारत ने किस देश के साथ वर्ष 2030 तक जो है द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करने का लक्ष्य रखा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में जो है पहला स्थान दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन। ठीक है, इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहला पॉइंट हमारा हो गया शीर्ष स्थान। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन लगातार जो है दूसरे वर्ष सबसे ठीक है योग्य रहने वाला जो है शहर जो है घोषित किया गया है। शीर्ष शहर की अगर बात की जाए तो इस वैश्विक सूची में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना दूसरे पर और ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न शहर जो है तीसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, अब मूल्यांकन का आधार क्या रहता है ये भी जान लेते हैं। यह सूचकांक दुनिया भर के 173 शहरों में मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में जो है देखी जाती हैं। स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृत और पर्यावरण, शिक्षा जैसे बुनियादी ढांचों के आधार पर ये जो है रैंक तैयार की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा प्रश्न था निम्न में से किसे ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में जो पहला स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है कोपेनहेगन को। ठीक है, पहला स्थान कोपेनहेगन को, दूसरा वियना को, तीसरा जो है ऑस्ट्रेलिया का शहर है मेलबर्न उसको दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।